वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी का जो लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि है फ्रंट। तो फ्रंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रंट्स? फ्रंट्स represent the boundary between the air mass of different temperatures, acting as zone of transition between two distinct air mass. So there are two type of fronts, एक है cold front, एक है warm front. तो cold front इसे बोलते हैं जिसमें cold air mass मूव करता है वार्मर एयर मास के रीजन में, और दिस फ्रंट टेंड टू मूव क्विकली, जिसे कोल्ड फ्रंट बोलते हैं। तो कोल्ड फ्रंट से होता क्या है कि जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के रीजन में जाता है, तो जो वार्म एयर मास है उसको अपलिफ्ट कर देता है, जिससे फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है, और टेम्परेचर वहाँ का जो होता है सडन ड्रॉप हो जाता है, और हैवी रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म, फिर हेल, स्लीट और लाइटनिंग भी हो जाती है। इस तरह से कूलर टेम्परेचर वहाँ पे बन जाता है। तो कोल्ड कोल्ड फ्रंट से ये कंसिक्वेंसेस होते हैं। वार्मर फ्रंट किसे बोला जाता है? वार्म फ्रंट इसे बोला जाता है जिसमें वार्म एयर मास कोल्डर एयर मास के रीजन में जाता है। तो इसमें तो कोल्ड एयर मास डेंसर होता है, वहाँ का वहाँ रहता है, लेकिन वार्मर एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर से निकल जाता है, जिससे वो अपलिफ्ट हो जाता है। तो पहले क्या होता है कि वार्म एयर मास ऊपर जाने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर भी बढ़ता है, क्लाउड भी बनते हैं, क्लाउड सीरस और सीरो स्टेटस बनते हैं, जबकि कोल्ड में क्यूमुलो और क्यूमुलो निम्बस बनते थे। वार्म एयर मास में सीरस और सीरो स्टेटस बनते हैं, और ह्यूमिडिटी लेवल भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। रेन होता है वाटर ड्रॉपलेट्स वाले, और काफ़ी कम कम साइज वाले, यानी कि 0.5 mm से कम होते हैं, तो उसे ड्रिजल बोला जाता है। तो इस तरह से वार्म फ्रंट होता है। फिर एक होता है स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट में दोनों एयर मास एक दूसरे के सामने होते हैं, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास। वो स्टेशनरी होते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं। तो कुछ दिनों के लिए ऐसा होता है, इसे स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं। और इसके इम्पैक्ट क्या होता है? तो ओवरकास्ट कंडीशन जो होती है कि क्लाउड जो पूरा अ, हमें स्काई में देखने को मिलता है, तो उससे सनलाइट एंटर नहीं कर पाती है अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर में। तो ये स्टेशनरी फ्रंट की वजह से होता है ओवरकास्ट कंडीशन। और विंड फ्लो करती है दोनों फ्रंट के पैरेलली। और लास्ट फ्रंट है, उसे ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। उसमें दो कोल्ड एयर मास के बीच वार्म एयर मास ट्रैप्ड हो जाता है, जिसे ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। जिसे क्यूमुलोनिम्बस या निम्बोस्टेटस क्लाउड भी बन सकता है, और टेम्परेचर चेंज होता है, या तो वार्म होगा या कूल होगा। और पोस्ट फ्रंट कंडीशन, जिसे क्लियर स्काई और ड्राई एयर भी इंक्लूड करते हैं। तो ये हो गया पूरा फ्रंट का डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन के ऊपर, जिसमें हमने देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये जो साइक्लोन है, जिसमें 2013 में पूछा गया था कि साइक्लोन का नाम किस तरह पड़ता है। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही क्यों आते हैं। फिर कलर कोड क्या है साइक्लोन प्रोन एरिया का। इस तरह से साइक्लोन पे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोन। तो साइक्लोन इज अ लार्ज रोटेटिंग एयर मास। ये एक एयर मास ही है जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यूनिफॉर्म होती है अक्रॉस द एयर मास, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसे एयर मास बोलते हैं। लेकिन ये एयर मास रोटेटिंग है, और जिसके सेंटर में लो प्रेशर होता है, और इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड होती है, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है, काउंटर सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है,
और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है, इसे साइक्लोन बोलते हैं। तो ये थी साइक्लोन की डेफिनेशन। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था पीवाईक्यू में कि ये साइक्लोन को नाम कैसे देते हैं, तो इसके लिए 2000 की साल में एक नेशन का एक ग्रुप है जिसे वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसे हम इसकैप भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक और वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काफी कुछ नेशंस, जैसे कि इसे ऐसे ऐसे याद करते हैं कि श्रीलंका, श्रीलंका के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद इंडिया, इंडिया के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, फिर म्यांमार के बाद यहाँ पे आ जाओ ओमान की तरफ। हाँ, म्यांमार के बाद थाईलैंड भी देख लेना है। थाईलैंड और थाईलैंड से इस तरफ वेस्ट में आ जाओ ओमान की तरफ। श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिर म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड के बाद नीचे है मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार और इस तरफ ओमान। ये सब कंट्री ने मिलकर डिसाइड किया कि वो साइक्लोन, जो रीजनल साइक्लोन है उसको नाम देंगे, और ये जो नाम का लिस्ट देते हैं और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक है, उनकी पैनल है, वो साइक्लोन का नाम को फाइनलाइज लिस्ट में से फाइनल करती है कि ये नाम ये साइक्लोन का रहेगा। तो इस तरह से साइक्लोन का नाम पड़ता है। लेकिन नाम क्यों देते हैं, तो सबसे पहले ये है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्टिकुलर साइक्लोन को, क्योंकि बहुत सारे साइक्लोन आते हैं, मल्टीपल साइक्लोन एक सिस्टम होती है ओवर द रीजन। फिर एक ये है कि पीपल को इजियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं साइक्लोन को इसलिए, और इंडिविजुअल साइक्लोन की कुछ प्रॉपर्टीज और उसके डेवलपमेंट वगैरह को समझने के लिए भी साइक्लोन का नाम इजी पड़ता है। तो ये था साइक्लोन का नाम, और उसका नाम कैसे पड़ता है और नाम क्यों देना होता है उसका इम्पोर्टेंस। अब दो टाइप के साइक्लोन होते हैं, एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक है टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। और वो बनता है ड्यू टू जो लोअर प्रेशर बीच में बनता है एयर मास के बीच, फिर कोरियोलिस फोर्स और वार्म सी टेम्परेचर की वजह से बनता है, उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। जबकि टेम्परेट साइक्लोन है वो 35 से 65 डिग्री लेटीट्यूड के बीच बनता है, और वो फ्रंटल कन्वर्जेंस की वजह से बनता है, जो पोलर और ट्रॉपिकल एयर मास है और फ्रंटल पोलर फ्रंटल थियरी है, इसके कन्वर्जेंस से बनता है, उसे टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। तो साइज क्या होती है, साइज में ट्रॉपिकल साइक्लोन स्मॉलर होते हैं और टेम्परेट साइक्लोन लार्जर होते हैं। फिर स्ट्रक्चर में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच का लो प्रेशर वाला एरिया है उसको आई बोलते हैं, और इनवर्ड सर्कलिंग ये होता है। इनवर्ड, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखा था, इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड होता है, और ये हैवी रेन करता है और हैवी सी करता है, और इसकी ड्यूरेशन काफी लेस होती है, फ्यू डेज के लिए होता है। जबकि टेम्परेट साइक्लोन 5 से 7 डेज के लिए भी होता है और उससे ज्यादा भी होता है, लेकिन इसमें कोई आई नहीं बनती है, लेकिन द वार्म आई, ये वेरियस फ्रंट के कोलिजन की वजह से ही बनता है। इंटेंसिटी की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा इंटेंस होता है, हैवी रेनफॉल करवाता है, जबकि टेम्परेट साइक्लोन हैवी रेनफॉल नहीं करवाता है। मूवमेंट भी इसको याद रखना है, यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि टेम्परेट साइक्लोन मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट। टेम्परेट में लास्ट में ई आता है, यहाँ पे ये ई है, तो इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट लास्ट में, तो इस तरह मैंने याद रखा है। इसी तरह ट्रॉपिकल उसके अपोजिट होता है, ईस्ट टू वेस्ट जाता है। एग्जाम्पल में टाउते और यास साइक्लोन है। इस तरह से टेम्परेट में साइक्लोन इन नॉर्थ अटलांटिक है।
अभी हम देख सकते हैं कि साइक्लोन की पैटर्न में काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अरेबियन सी में पहले साइक्लोन काफी कम आते थे, लेकिन अब ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि वेस्ट बंगाल जो सॉरी बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे साइक्लोन तो नंबर में ज्यादा ही आते हैं, लेकिन पहले के कंपेयर में अरेबियन सी में अभी ज्यादा आते हैं। पहले जितने आते थे अरेबियन सी में, उससे काफी नंबर में ज़्यादा बढ़ गए हैं साइक्लोन। उसके रीज़न कॉज क्या है? सबसे पहले है कि ग्लोबल वार्मिंग, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ना, क्लाइमेट चेंज। फिर इंडियन ओशन डाइपोल है, उसका भी एक रीज़न है। मेडन जूलियन ऑसिलेशन का भी एक रीज़न है। तो ये सब रीज़न है। तो दोनों के बीच जो बे ऑफ बंगाल है, उसमें 80% साइक्लोन आते हैं और अरेबियन सी में 20%। रीज़न क्या है? क्योंकि अरेबियन सी में जो है, उसमें वार्मिंग काफ़ी रैपिड होती है और लोअर विंड शीयर है, तो एरोसॉल भी कम मिलते हैं। जबकि बे ऑफ बंगाल में वार्म वाटर होता है और इट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ साउथ चाइना सी। वहाँ का जो साइक्लोन होता है वो भी कंटिन्यू हो सकता है। तो साइक्लोन एम्फान और मोचा है, वो बे ऑफ बंगाल के एग्जाम्पल है। जबकि बिपरजॉय और टॉक्टे और निसर्ग साइक्लोन है, वो अरेबियन सी के एग्जाम्पल है। और बे ऑफ बंगाल प्री और पोस्ट मानसून होते हैं, जबकि अरेबियन सी का जो साइक्लोन है वो पोस्ट मानसून ही होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसे फुजीवारा इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो साइक्लोन जो होते हैं, जिसे हरिकेन और टाइफून भी बोलते हैं। हरिकेन बोलते हैं यूएसए जो उसके रीजन में, और टाइफून बोलते हैं चाइना और जापान के रीजन। जापान का जो रीजन है वहाँ पे टाइफून बोलते हैं। तो दो साइक्लोन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं क्लोजली एक दूसरे से, तो इसको हम फूजीवारा इफेक्ट बोलते हैं। इसका आउटकम क्या आता है कि जो वीकर साइक्लोन होता है वो स्ट्रॉन्गर साइक्लोन में एब्जॉर्ब भी हो सकता है। दूसरा या कंसिक्वेंस ये भी हो सकता है कि दोनों अगर सिमिलर स्ट्रेंथ के साइक्लोन हुए तो एक दूसरे के अराउंड रोटेट करते हैं, वो एक दूसरे में मर्ज नहीं होते। तीसरा ये है कि इंटेंस साइक्लोन मर्जिंग हो जाता है, दो साइक्लोन मिलके मेगा साइक्लोन बनाता है। ये तीन कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसे फुजीवारा इफेक्ट बोलते हैं। अब ये आंसर ऑफ द पीवाई की क्वेश्चन की व्हाट इज द कलर कोड वेदर वार्निंग। कलर कोड जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने कलर कोड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरिया इंडिया में लोगों को अलर्ट करने के लिए बनाया था। जिसमें जो ग्रीन वाला कलर है वो यही है कि अभी कुछ सीवियर वेदर एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर येलो का है, वो बताता है कि अ, आप में कोई, आपको अवेयर रहना है। हालांकि कोई सीवियर कंडीशन नहीं, लेकिन बी अवेयर। ग्रीन है, उसमें नो सीवियर कंडीशन। येलो में बी अवेयर। फिर ऑरेंज है, उसमें नॉट सीवियर बट बी प्रिपेयर। येलो में बी अवेयर है, ऑरेंज में बी प्रिपेयर है, और रेड में है कि टेक एक्शन। तो ये कलर कोडिंग है। फिर एक कंसेप्ट है बॉम्ब साइक्लोन। बॉम्ब साइक्लोन यानी कि एकदम से साइक्लोन बन जाना, यानी कि रैपिड राइजिंग हो जाना जो एयर है उसका, और उससे काफ़ी क्लाउड बन जाना। क्लाउड से वहाँ पे पूरा अ, नीचे आके रेनफॉल हो जाना। तो इस तरह से रैपिड क्लाउडिंग होता है, हमने देखा था। लेकिन बॉम्ब साइक्लोन में रैपिड इंटेंसिफाइंग स्टॉर्म होता है। साइक्लोन बहुत ज़्यादा क्विकली बन जाता है। उसका जो सेंटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली ड्रॉप हो जाता है विद इन 24 आवर्स, जिससे पावरफुल विंड बन जाती है और सीवियर वेदर कंडीशन बन जाती है। और बॉम्ब यानी कि एकदम से फूट जाना, तो एकदम से ये बन जाता है 24 आवर्स में। रैपिड प्रेशर फॉल हो जाता है, जिसे बॉम्ब साइक्लोन बोलते हैं। जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूएसए के पावर कोस्ट कोस्ट लाइन पे हमें देखने को मिलता है।
तो ये था प्रॉपर अभी तक साइक्लोन का अ, पूरा डिस्क्रिप्शन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था टोर्नेडो 2024 में, जो ट्विस्टर मूवी आई थी उसके बाद इसको पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय टोर्नेडो। सो द ट्विस्टर इज ऑल्सो नोन एज टोर्नेडो। और टोर्नेडो क्या है? टोर्नेडो इज वायोलेंटली रोटेटिंग एयर है, कॉलम ऑफ एयर। Tornado is a violently rotating column of air extends extends from thunderstorm to the ground, is known as tornado। वो डिस्ट्रक्टिव विंड है और लोकलाइज डैमेज भी करता है। उसका क्लासिफिकेशन है, एक है वाटर स्प्राउट है, वाटर स्पाउट। दूसरा है लैंड स्पाउट। लैंड स्पाउट में क्या होता है कि टॉर्नेडो का डायमीटर है वो टॉर्नेडो की लेंथ से, हाइट से काफ़ी एक्सीड कर जाता है, इसे लैंड स्पाउट बोलते हैं। फिर एक है मल्टीपल वोल्टेक्स। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था, उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आया था। ये है क्वेश्चन, ये आया था कि वाई मेजोरिटी ऑफ टॉर्नेडो ऑब्जर्व इन एरिया ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही टॉर्नेडो क्यों ज़्यादा बनते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉर्नेडो बनने के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है। सबसे पहले है कि अबेंडेंट मॉइस्चर होना चाहिए लोअर एटमॉस्फेयर में। फिर एटमॉस्फेयर इनस्टेबल होना चाहिए, यानी कि जो एयर है उसको रैपिडली राइज करने देने के लिए वो अलाउ करना चाहिए। फिर विंड शियर होना चाहिए और फ्रंट की वजह से एयर लिफ्ट करनी चाहिए। मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए, एयर लिफ्ट करनी चाहिए, एटमॉस्फेयर इंस्टेबिलिटी, विंड शियर होना चाहिए। ये सब कंडीशन है टॉर्नेडो बनने के लिए। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये सब कंडीशन मिलती है कि नहीं? तो सबसे पहले है कि गल्फ जो है उसमें वार्म मॉइस्ट एयर होती ही है, जो कि पहली कंडीशन है टॉर्नेडो बनने के लिए। यहाँ पे देखा था हमने कि एब्यूडेंट मॉइस्चर होना चाहिए एयर में, तो टॉर्नेडो में है। टॉर्नेडो में वार्म एंड मॉइस्चर एयर जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहाँ प्रेजेंट है। दूसरा है कि वहाँ पे विंड शियर भी प्रेजेंट है। फिर कनाडा है, उसमें से ड्राई एयर और कोल्ड एयर कनाडा के रीजन से आती है, रॉकीज से, और वो कोलाइड करती है वार्म एयर ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको से। तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जो कि दूसरी कंडीशन है। फिर विंड शियर होती है और वो भी हेल्प करती है टॉर्नेडो बनने के लिए। और फ्लैट टेरेन भी है जिससे एयर मासेस मिक्स हो जाते हैं। तो ये सब रीजन थे। ये सबसे वार्म एयर ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर कनाडा की कोल्ड एयर आती है, दोनों मिक्स हो जाती है, अपलिफ्टमेंट हो जाती है, विंड शियर है, और लास्ट की फ्लैट टेरेन है कि एयर मास मिक्स हो जाते हैं। तो ये था गल्फ ऑफ मैक्सिको और टॉर्नेडो। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ है समझने वाला कि एंटी साइक्लोन क्या है। एंटी साइक्लोन है वो साइक्लोन से अपोजिट कंडीशन है। साइक्लोन में जो मिडल एरिया होता है, सेंटर होता है, आई ऑफ साइक्लोन, उसमें अ, वहाँ पे लो प्रेशर होता है, लेकिन एंटी साइक्लोन में वो हाई प्रेशर होता है, वहाँ पे सेंटर ऑफ दैट एयर मास। एंड साइक्लोन है वो इनवर्ड स्पाइरलिंग होता है, जबकि एंटी साइक्लोन आउटवर्ड और डाइवर्ज और आउटवर्ड होता है सेंटर से। इस तरह से दोनों में डिफरेंस है। और एंटी साइक्लोन से एयर जो होती है वो क्लियर हो जाती है, जबकि साइक्लोन से वहाँ पे क्लाउड क्लाउड छा जाते हैं वहाँ पूरे एनवायरनमेंट में, और रेनफॉल होता है। जबकि एंटी साइक्लोन से जो पूरा स्काई है वो क्लियर हो जाता है। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है, और एग्रीकल्चर और हार्वेस्ट के लिए वो अच्छा सिग्नल है।
नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ये है कि अगर क्लियर आई हो जाएगा, क्लियर स्काई हो जाएगा, तो उससे एक इफेक्ट ये भी हो सकता है कि वहाँ ड्राउट पड़ जाए। और एक दूसरा नेगेटिव ये भी है कि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन और स्मोक बिल्डअप हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो साइक्लोन को ब्लॉक कर दे, एंटी साइक्लोन साइक्लोन को ब्लॉक कर देगा। तो जहाँ पे वो ब्लॉक करेगा तो वहाँ पे साइक्लोन की वजह से हैवी रेनफॉल और फ्लड आ जाएगा। तो ये थे एंटी साइक्लोन के कंसिक्वेंसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून में अ, हमने देखा था कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन मॉनसून है उसमें सबसे पहले ये है कि हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी है, कि जहाँ पे लो प्रेशर लैंड पे बनता है और हाई प्रेशर ओशियन पे बनता है। तो जो मॉइस्ट एयर ऑफ ओशियन है वो लैंड पर आती है, इसकी वजह से मानसून बनता है। फिर एक तिबेटियन प्लेट्यू का हीटिंग है जिससे मानसून इंटेंसिफाई होता है। अल नीनो से जो इंडियन मानसून है वो वीक पड़ जाता है, और ला नीनो से वो इंटेंसिफाई हो जाता है। फिर इंडियन ओशन डाइपोल से पॉजिटिव होगा इंडियन ओशन डाइपोल, तो मानसून इंटेंसिफाई होगा। अगर नेगेटिव होगा तो मानसून वीकर हो जाएगा। मैडन जूलियन ऑसिलेशन से भी रेनफॉल इंक्रीज होता है, और जेट स्ट्रीम से भी वो रेनफॉल इंक्रीज होता है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, क्लाइमेट चेंज और एटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक ओशियन से भी इंडिया के मानसून के ऊपर इफेक्ट पड़ती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, इसको हम कवर कर रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हमने देख लिया, ट्विस्टर देख लिया, साइक्लोन कलर कोड देख लिया, एयर मास देख लिया। अब ये है कि unusual climatic happening are explained as outcome of El Nino effect। तो अल नीनो यानी कि अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन है, जिसमें नॉर्मल जो फ्लो है ओशियन करंट्स का उससे अपोजिट होता है। नॉर्मली जो अ, यहाँ वेस्ट साउथ अमेरिका का जो पेरुवियन कोस्ट है, हम्बोल्ट करंट है, वो कोल्डर होके, कोल्ड करंट होता है वो हम्बोल्ट, वो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे। और वहाँ पे वो वार्म करंट होता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है, और पेरुवियन कोस्ट है वहाँ पे कम रेनफॉल होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अल नीनो में इसका अपोजिट होता है, और ऑस्ट्रेलिया का जो पैसिफिक का कोस्ट है वहाँ पे कोल्ड करंट हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, और पेरुवियन कोस्ट पे लो प्रेशर हो जाता है। इसकी वजह से पेरुवियन कोस्ट के ऊपर ज़्यादा बारिश होती है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कम बारिश होती है। इसका इफेक्ट इंडिया में भी होता है, और इंडिया में कम बारिश होती है अल नीनो में। तो अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग आर एक्सप्लेन्ड एज आउटकम ऑफ अल नीनो इफेक्ट। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि अल नीनो का वेदर पैटर्न, अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग, सबसे पहले तो अल नीनो क्या होता है? अल नीनो से वार्मिंग ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, वार्मिंग ऑफ टेम्परेचर होता है अल नीनो में, कि आ, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, वेर इज दैट क्वेश्चन, यस ये रहा, कि अल नीनो में वेदर पैटर्न में सबसे पहले ये है कि वार्मिंग ऑफ दैट ग्लोबल टेम्परेचर होता है। इसकी वजह से पूरा सर्कुलेशन बिगड़ जाता है, प्रेसिपिटेशन भी अल्टर हो जाता है। फिर इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग भी होता है, जो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है उसकी वजह से। फिर कॉन्टिनेंट पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फॉरेस्ट फायर भी होते हैं।
और इसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कॉमर्स, इकोनॉमिक, ट्रेड ट्रेड में भी लॉसेस होता है, और पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी टेम्परेचर बढ़ने से और मानसून की पैटर्न चेंज होने से इफेक्ट नेगेटिव होता है। ये थे अल नीनो के क्लाइमेटिक हैपनिंग एंड आउटकम ऑफ अल नीनो इफेक्ट है ये। अब इंडियन ओशन डाइपोल है, उसमें भी मैंने बताया था कि पॉजिटिव है उसमें, अल नीनो का पॉजिटिव और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, वो अल नीनो जैसा इफेक्ट बताता है। अब ये क्वेश्चन है कि 2015 का बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून हैज बीन चेंज ड्यू टू ह्यूमनाइज्ड लैंडस्केप। इसको कवर करते हैं कि हाउ क्लाइमेटिक चेंज इज अल्टरिंग द इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून का इंटेंसिटी अल्टर हो जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अल्टर हो जाता है, फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो जाते हैं, वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन होता है, डिलेड और अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून हो जाता है। तो ये सब ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन लैंडस्केप की वजह से हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ओनली ह्यूमन ऑनसेट की वजह से हुआ है। ये अदर कंसिक्वेंसेस, नेचुरल कंसिक्वेंसेस की वजह से भी होता है कि अल नीनो, ला नीनो जैसे कि एक नेचुरल फिनोमिना है। फिर ग्लेशियल लेक जो है उसका पानी और जो इवेपरेशन होता है उसकी वजह से भी होता है। तो टोटली ह्यूमन ऊपर हम नहीं लिख सकते कि ह्यूमन की वजह से ही होता है। फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2017 में, हाउ डज क्रायोस्फीयर अफेक्ट द ग्लोबल क्लाइमेट। तो इसका जो है कि क्रायोस्फीयर में इंक्लूड होते हैं ग्लेशियर्स, फिर आइस शीट्स, फिर सी आइस एंड परमाफ्रॉस्ट। वो कैसे ग्लोबल क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अगर क्रायोस्फीयर डिक्लाइन हो जाएगा तो सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होगा तो पूरा डिसरप्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक ट्रेड, फिर इसी तरह से कोस्टल एरिया को, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉब्लम हो जाएगा, और ओशियन सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी वजह से ग्लोबल जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स भी हो जाएंगे, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जान हानि, मान हानि होगी। इस तरह से ग्लोबल क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो जियोग्राफी का चैप्टर बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।